Today, I'll deal one of the application of Gauss theorem, and it is you have to find electric field due to charged spherical cell. And you electric field due to charged spherical cell means you have had a spherical cell. Cell मतलब cell means खोखला गोला. तो आज हम लोग यही डील करेंगे कि मेरे पास एक चार्ज स्फेरिकल सेल है जिस पर चार्ज है आपका Q and it is spread uniformly. Okay. So we have to find electric field due to this charged spherical cell. अंदर में बिल्कुल खाली पड़ा है. ये सिर्फ इधर से ये. तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो है वह along surface एरिया है, not along the volume. अब हम बात करें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. इसका कंडीशन हम दो लेते हैं कि मान लो कि आपका सेंटर जो है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल चार्ज सेल इज O and the radius of spherical charge cell is capital R. तो सबसे पहले हम किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं? तो इसमें दो पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं. पहला पार्ट है कि अगर पॉइंट सेल के अंदर हो और दूसरा पॉइंट या तो सेल के बाहर हो या सेल के सरफेस पे हो. तो दोनों केस में हम डील करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो एक पॉइंट है वह सेल के बाहर है. This point is P and it is line distance R from the center of spherical cell, and we have to find the electric field at point P. That is our assignment. अब इसको क्या करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है दिया हुआ? तो पहला कंडीशन लिखेंगे if the point lies outside the cell, outside the cell. ओके. तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आप एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करो ऑफ रेडियस R. ये आपके गॉसियन स्फीयर. तो पहला वाला लिखना ड्रॉ, वी ड्रॉ a Gaussian sphere, Gaussian sphere, Gaussian sphere of radius R. पहला स्टेप आपको सिंपल सा करना कि हम लोग ये R रेडियस का यानी जितना दूरी पे आप पॉइंट ले रहे हो जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस रेडियस का हम गॉसियन स्फीयर एक प्लॉट करते हैं. उसके बाद आप जब प्लॉट कर लोगे तो दूसरा काम क्या करना कि एक उसी पॉइंट पर एक छोटा सा सेक्शन ले लो जिसका सरफेस एरिया है ds और ds का जो डायरेक्शन है वो है आउटवर्ड परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर उसी डायरेक्शन along the direction of area. तो अगला स्टेप हमको क्या करना है कि गॉसियन स्फीयर का एक छोटा स्मॉल सेक्शन ले जिसका सरफेस एरिया ds और उसका डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड परपेंडिकुलर होता है. इट इज इंडिकेटेड इन द सेम डायरेक्शन the electric field at that point also exists. Now ये काम हम लोग पहले भी कर चुके थे, ये कोई नया काम नहीं है. पहला हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेक्शन. Electric flux through the section.
Tell me, what was the electric flux? So d phi is equal to E into ds into cos 0 because the direction is same. So this will be E into ds. दूसरा स्टेप क्या करना है बताएं? तो दूसरा स्टेप करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू entire Gaussian square, how much? सिंपली हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डी फाइन दिस इज ई डी एस so this will be phi equal to E into S. What do you mean by S? S का मतलब हुआ entire surface area. तो हमें बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो, ये बराबर हो जाएगा E into 4 pi R square. तो दिस इज इक्वेशन 1. तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस गॉसियन स्फीयर से कितना निकलेगा वो निकाल लिया. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का शॉर्टकट तरीका है गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फीयर. तो ये जो गॉसियन स्फीयर है ये सारे के सारे चार्ज इनक्लोज कर रहे हैं. ओके तो बताएं यू राइट डाउन फ्रॉम गॉस थ्योरम. तो फ्रॉम गॉस थ्योरम electric flux phi is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the Gaussian. So Q charge is enclosed, total charge is enclosed, so electric flux. Now equation 1 is also a formula of electric flux, equation 2 is also a formula of electric flux. So equate these two equations. So from equation 1 and 2, you have to write from equation 1 and 2, E into 4 pi R square is equal to what? Q divided by epsilon naught. So what is E? E is equal to, now you rearrange this, you will find it is 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square. This is equation 3. This is same formula you have seen electric field due to a point charge and electric field due to charge cell is same, no problem. Now if the distance are unique at the surface of cell, तो उस केस में R का वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगा, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सेल. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E max is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square. तब when R is equal to R, यानी आपने पॉइंट कहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला at the surface of the cell. This will give you the maximum electric field. Now अगर हम पॉइंट सेल के अंदर लें तो क्या होता है, इसको ध्यान से देखें, यू अंडरस्टैंड. सपोज करो कि हमारा जो पॉइंट है वो सेल के अंदर है, उस केस में हम क्या करेंगे? when point P lies inside the cell, ये है अपना कंडीशन. इसमें आप लोग देखें तो हमारे
एक 4 सेल था, नॉट गुड फिगर। No, somewhat okay. This is your center, radius of this cell is r, and plus q charge is distributed on the cell, surface of the cell. Now you look carefully. We will take a point P of radius, sorry, or at a distance r from the center. So this point is lying inside the cell. इसका भी हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सेम स्टेप, ड्रॉ ए गॉसियन स्फीयर of radius r. Okay, take a section at point P, small section. So electric flux through the Gaussian sphere, ये हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये काम आप वहां भी करे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेक्शन विल बी ईडीएस। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई है जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड मान लेते हैं अभी कुछ देर के लिए। तो सेक्शन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ईडीएस और पूरे का क्या हो जाएगा ई इंटू एस। एस इज सरफेस एरिया ऑफ दिस वन और दिस गॉसियन स्फीयर। थ्रू द गॉसियन स्फीयर directly you can write E is equal to 4 pi r square. Okay, this is electric flux passing through this smaller Gaussian sphere. Now, according to Gauss theorem, from Gauss theorem, it is not E, it is actually electric flux through the Gaussian sphere phi is equal to E into 4 pi r square. This will be the. So from Gauss theorem, electric flux phi is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface. So what charge is enclosed by this Gaussian sphere? You will find nothing because all charges are lying out. So no charge is enclosed. So electric flux according to Gauss theorem is zero. So what will happen? तो आपके कंक्लूजन क्या आया? तो कंक्लूजन आया कि E into 4 pi r square is equal to 0. ठीक है, अब देखो ये इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? E जीरो है, ये जीरो है, या दोनों जीरो है। लेकिन ये जीरो नहीं होगा because it has a radius, the value of pi is fixed. So 4 pi r square will be not zero. तो कौन जीरो होगा? तो आपने बोला zero. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज सेल इज जीरो। अब एक टर्म पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग SHIELDING। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि एक शील्ड के अंदर या एक सेल है और उस पर अगर चार्ज हो तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सेल के अंदर जो है वो जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से चार्ज के कारण यानी उसके कारण ये चार्ज प्रेजेंट है, इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अंदर में आप डाल दो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नॉर्मली ऐसा है क्या कि जैसे बारिश का दिन है और कार का शीशा बंद रहता है पूरा, तो मान लो अगर लाइटनिंग हुआ भी तो आपका जो कार है वो सेल की तरह काम करेगा। तो अंदर में जो भी बैठे हुए हैं पैसेंजर उसको कुछ नहीं होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि अंदर में इवन दो द लाइटनिंग हैपेंस ऑन योर बॉडी ऑफ द कार, द चार्ज इज स्प्रेड ओवर द कार, इट एक्ट्स जस्ट लाइक ए spherical cell
and inside a spherical cell there is no electric field, so no electric force will act inside. Okay, so that's why the people used to tell you that when in the rainy time you close the window of your car so that it will make just like a cell. ओके, आगे आप देखें कि इसकी एक ग्राफ हम प्लॉट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ। तो ग्राफ जो होगा वो इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर। तो ग्राफ स्लो जो होगा वो इस पॉइंट से होगा, ओके। और ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, this radius of the cell. So up to radius of the cell, if r is less than r, the value of a is 0. और ये जो वैल्यू होगा ये बराबर होगा, इसकी फुल वैल्यू होता है मैक्सिमम a is equal to 1 upon 4 epsilon naught u divided by r square. Capital R you have to put. This capital R is what? Is the radius of the cell. So these are the last application of Gauss theorem. It is much important application. देखो ग्राफ का स्टार्ट यहाँ से करना है, कहाँ से करेंगे, जब r का वैल्यू सेल के रेडियस के बराबर, वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगा, ओके, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एज यू गो अवे आउटसाइड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अंदर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल का 0 होता है। दिस इज वन पार्ट दैट वी हैव डन द एप्लीकेशन। अब हम एक दो क्वेश्चन आज करते हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू। ये दो क्वेश्चन डील करेंगे इसके साथ, और फिर हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा पार्ट है उसमें आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, इसको हम लोग डील करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस। तो आज हम दो और प्रॉब्लम यहाँ पे डील कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम ये होगा, मान लो एक कमरा है क्यूबॉइड, क्यूबिकल या क्यूबॉइड भी आप मान सकते हैं। तो ये आपका कमरा, दिस इज योर, ओके। नाउ इस पॉइंट पर माइंड यू, इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा है किसी एक वर्टेक्स पे, हम नंबरिंग कर देंगे B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F, स्मॉल लेटर E, F, G, H, ओके। तो आपके F पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q चार्ज इस पॉइंट पर F, यानी वर्टेक्स पे। तो आप हमको ये बताओ कि इस क्यूबिकल जो आपका सेल है, या क्यूबिकल कोई गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर इसको नहीं बोल सकते हैं, इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन टू आंसर। और फिर वो जो फ्लक्स गुजरेगा वो किस किस वाल से होके गुजरेगा और कितना गुजरेगा। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे समझने के, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके सरफेस से कितना गुजरेगा इफ योर चार्ज इज प्लेस्ड एट द वन ऑफ द वर्टेक्स, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है कि किस किस वाल से वो फ्लक्स गुजरेगा और कितना कितना गुजरेगा। तो सबसे पहले आप हमको ये बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी एक पॉइंट पर इतने सॉलिड एंगल होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। अब आप हमको ये बताइए कि जितना मान लो इस पॉइंट पर हमने कोई प्लस Q चार्ज रख दिया, तो इसको हम बताएंगे कि हमारा सारा का सारा फ्लक्स
इतने स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल से गुजर रहा है, फिर चारों बगल गुजरेगा, मेरे साइड के ऊपर नीचे चारों बगल। What do you mean? The entire electric flux is passing through 4 pi steradian, करेक्ट। अब यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो क्या होगा ना, सिर्फ जो टोटल फ्लक्स जो है वह इसके वॉल से नहीं गुजरेगा, वही हमको पता करना है कि कितना इससे टोटल फ्लक्स गुजरेगा। तो हमको अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ ए क्यूब, एनीबडी नोस व्हाट इज द सॉलिड एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब? किसी को पता? नहीं पता। 5/2 कितना एंगल है? 5/2 स्टेरेडियन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद अगर समझ आ रही है तो आप समझ जाओ कि ये जो सॉलिड एंगल होगा, एंगल नहीं बोल रहे, प्लेन एंगल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एट द वर्टेक्स इज व्हाट? इज 5/2 स्टेरेडियन। तो टोटल फ्लक्स कितना होता? सबसे पहले तो हमको ये बताओ, टोटल फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू U अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर अगर आप चार्ज रखते हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने सॉलिड एंगल से होके गुजरता है? तो उसका जवाब होगा दिस फ्लक्स पासेस थ्रू 4 pi steradian. So somebody will ask you, what is the flux passing through this 5/2 steradian? तो आप हमको ये बताएं कितना, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो टोटल फ्लक्स इतना, ये 5/2, तो 1/8 ऑफ टोटल फ्लक्स ही आएगा। आप डिवाइड करके देख लो कितना आएगा। दिस फ्लक्स पासेस थ्रू कितने? 4 pi steradian। तो 4 pi steradian से कितने फ्लक्स पास हो रहा है? Q by epsilon। 1 steradian से कितने फ्लक्स पास होगा? Q by epsilon नॉट डिवाइडेड बाय 5/2 steradian से कितने पास होगा? तो इसको आप कैलकुलेट करो कि कितना आएगा। Q by epsilon नॉट इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय 4 pi इनटू pi/2। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितने फ्लक्स आया ये बताओ। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूबिकल शेप, आप रूम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्यूबिकल शेप कंटेनर is this is 5 dash is equal to 1/8 of Q by epsilon। यानी टोटल फ्लक्स का सिर्फ इतना भाग जो है वो गुजरेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब ये जो फ्लक्स गुजरेगा तो किसी आप जिसके क्यूबिकल आपके कमरा है तो किसी कोना में आप खड़ा होकर इमेजिन करो, मान लो यहाँ पे हम खड़ा होकर इमेजिन करेंगे, since it is a point charge so it is a straight line। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन निकलेगा तो आपको ये देखना है कि किस किस वॉल को वो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, कितने दीवार। तो इसको अगर आप ऐसे अगर शॉर्टकट समझना चाहते हैं तो ये समझ लें कि F पॉइंट से जुड़ा हुआ जितने वॉल है उससे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। तो F पॉइंट से जुड़ा हुआ कौन कौन है? तो पहला F G C D, दूसरा है F B A E और तीसरा है F E H G। 3 walls attached to its point F, there will be no electric flux passing through। तो आप तीनों प्लेन का नाम लिख सकते हो, करेक्ट? तीनों प्लेन का नाम लिख सकते हो। कौन कौन प्लेन? तो पहला प्लेन होगा F पॉइंट से जुड़ा हुआ वो प्लेन होना चाहिए या वॉल होना चाहिए F G C D। दिस इज वन ऑफ द प्लेन वेयर नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास, क्योंकि यहाँ से जो लाइंस निकलेगा, लाइन सीधा सीधा निकलता है तो वो इस वॉल को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है। दूसरा वॉल है F D A E, तीसरा वॉल है F E H G। तो क्यूब में कितने वॉल होता है?
6, जिसमें 3 वाल से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जाएगा, तो बाकी 3 वाल से अगर किसी एक वाल का नाम दे दे, पूछे कितना फ्लक्स जाएगा, तो बाकी वाल क्या होगा जो एफ से नहीं जुड़ा हुआ है, आप खुद बैठ चेक कर सकते हैं। एक तो होगा BHGC, दिस इज 1, एक ऊपर वाला होगा ABHE, दिस इज 2, एंड थर्ड है which defined this and one more wall is there which is not attached with F. कौन सा wall है? 1 2 3 4 5 6, ओके, 5 6 इस साइड ABCD या ABCD, ये वाल, इससे इलेक्ट्रिक, तो 3 वाल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जाएगा। वो वाल कौन कौन होगा? तो जो वाल F पॉइंट से, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है उससे जुड़ा हुआ है, उससे फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बाकी 3 वाल से सिमेट्रिकली जाएगा, तो उस 3 में से बराबर बराबर करके जाएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ABCD वाल? Electric flux passes through ABCD wall is 1/3 of 1/3 into Q upon epsilon। 1/3 क्यों किए? क्योंकि ये जो टोटल फ्लक्स है वो 3 ही वाल से सिमेट्रिकली बराबर होना चाहिए, 6 वाल में। ओके, so this is one question you would have to understand well. Now next, अगर इसी में क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, हम एक दिन और बोले थे, बीच में अगर कोई चार्ज रख दे तो एक वाल से कितना फ्लक्स आएगा, तो बीच में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 वाल से सिमेट्रिकली बराबर जाएगा, तो एक वाल से हो जाएगा 1/6 ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। करेक्ट? तो दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिस प्लेट इज माइनस, और इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, कहीं भी निकाल सकते हैं। +1 कूलम चार्ज रखें उस पॉइंट पर और देखें किधर जाएगा, तो नेचुरली इट विल गो डाउन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ डाउनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कहीं भी डाउनवर्ड होगा। अब आप इसमें क्या करते हैं, तो इसमें 3 तरह का पार्टिकल को हम इस फील्ड से होकर गुजारते हैं। तो एक पार्टिकल जो है वह सीधा चला गया, एक पार्टिकल जो है वह ऐसे गया, और एक पार्टिकल जो है वह ऐसे गया। ओके, you try to understand it. This is particle 1, this is particle 2, and this is particle 3. तीनों को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया था, बट तीनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। इसको हम कैसे समझते हैं ये बताएंगे। तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि तीनों का नेचर हम पता करें चार्ज का। तो यू नो when a charge particle is placed in an electric field, a force acts on it. कौन सा फोर्स? तो फोर्स का वैल्यू होता है Q, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? तो अगर पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर, सॉरी, अगर पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज चलेगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट। तो जो चार्ज पार्टिकल ऐसे हो रहा है, इसका मतलब है उस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, इसका मतलब है वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ये है आपका।
और एक पर्टिकुलर जो है सीधा चला गया, इसका मतलब है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये है हमारा न्यूट्रल पर्टिकुलर, न्यूट्रल and जाहिर है this should be negative charge. Why? Because the direction of force on negative charge is opposite to the electric field का direction downward है और इस पर force upward लगा। This is one simple part to you have to understand. What do you mean? मेरा simple meaning ये है कि तो आपके जितने भी पार्टिकल है उसको हमने वो क्या किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u वेलोसिटी से तीन पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। देखा क्या, एक आगे डाउनवर्ड जा रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है और एक स्ट्रेट चला गया। डाउनवर्ड जाने वाले का चार्ज पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दैट इज opposite to the direction of electric field. ओके, एक्चुअली अब दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है उसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन है कि इस दोनों में चार्ज मास रेशियो किसका ज्यादा होगा। तो एक चीज आप फिजिक्स में जान रहे हैं कि अगर मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसका ट्रैक जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो सर्कुलर होगा। तो जब भी कोई मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो ट्रैक क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा या पैराबोला हो जाएगा। ओके, बट इट विल नॉट गो स्ट्रेट लाइन। अब हम देख रहे हैं दो बात, और फोर्स किधर लग रहा है तो मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है। इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है आपके, ये जो भी है, तो मान लेते हैं ये जो वैल्यू है ये है आपका t, या इसको हम x माने तो ज्यादा बढ़िया होगा x, और ये जो वैल्यू है ओके। तो x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टली नहीं लग रहा, लग कौन रहा है, वर्टिकली। तो x डायरेक्शन में अगर हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x बराबर हो जाएगा u इंटू टी, या v जो भी u माने, u इंटू टी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, वैसे ut प्लस हाफ ए पी स्क्वायर बोलते हैं, तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपली यू हैव टू राइट ut। तो t बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज x बाई यू, ये इक्वेशन 1, तो t इज इक्वल टू x बाई यू। अब हमको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें बताओ, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, तो फोर्स को अभी लिखे थे, तो फोर्स बराबर होता है क्यू ई, एक्सेलरेशन बराबर होता है क्यू ई बाई एम, फोर्स बराबर सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ओके, तो हमें अब y डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है चार्ज पर। y बराबर हो जाएगा कोई बताए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में u 0 है, तो इसमें सिर्फ आपको मिलेगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, और t का वैल्यू इसमें डाल दो, क्या मिलेगा आपको, व्हाट इज दैट, y इज इक्वल टू t का वैल्यू कितना आया था x बाई यू, y बराबर a का भी वैल्यू डालो q e बाई m और a, और t की जगह क्या लिखेंगे x स्क्वायर बाई व्हाट, t इज इक्वल टू x बाई u, what was the initial velocity, horizontal velocity, x square by u square. So this is your equation. Okay,
ये इक्वेशन अब बताएं कि y और x स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये आपके इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसलिए इसका पाथ जो होता है वह पैराबोलिक होता है। y x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो ट्रैक होगा वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। एक और इसमें आप देखें Q बाई एम रेशियो निकालें, तो Q बाई एम रेशियो जो होगा वो क्या होगा, तो x का वैल्यू तो फिक्स है आपकी, जो इसकी प्लेट की लंबाई है, तो व्हाट इज Q बाई एम रेशियो, Q बाई एम रेशियो, Q by m is equal to, somebody will tell me what is this, Q by m is equal to 2mu square by ex square into y. Okay, I hope that nothing is left. The Q by m ratio, Q by m is directly proportional to y if x is fixed. Okay, the Q by m is directly proportional to y if x is fixed. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इसका इस तीनों में Q by m रेशियो किसका ज्यादा है, तो ये जो आपका पर्टिकुलर इसका तो Q by m होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें चार्ज ही नहीं है, ऊपर और नीचे वाला देखा। तो जब ये प्लेट से निकल रहा था तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप चेक करें, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसका ज्यादा होगा उसका Q by m रेशियो भी ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंगली इफ यू लुक एट इन द डायग्राम, तो ये y का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए जो सेकेंड चार्ज पार्टिकल है उसका Q by m रेशियो ज्यादा है। माइंड यू, सो दिस इज द पार्ट, ये हमने आपको x और y, देखो x का वैल्यू हम लेंथ लेकर के फिक्स कर कि भाई इतने दूरी हमें देखना, और इतना दूरी चलने के बाद y का जो वैल्यू हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकली, वो चेक करना। तो कॉन्सेप्ट आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि चार्ज मास रेशियो जो होना चाहिए वो y का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा है जिसका ज्यादा होगा उसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा होगा। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू गो एंड ट्राई टू रीड। थैंक यू। अब हम अगले क्लास में आपको इसके बारे में बताएंगे। अब एक ही पार्ट बचा हुआ है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैपेसिटर। ये तीन मुख्य पार्ट जो है वो अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बचा हुआ। नेक्स्ट है हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, एक आप हमें फीडबैक जरूर दें, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आई गिव यू माय व्हाट्सएप नंबर एंड यू सेंड एनी क्वेरी 9431472023. This is my WhatsApp number, and you send whatever your problem is there. Your feedback is necessary, क्योंकि अभी हम जो भी बताए जा रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो कितना आपके लिए यूजफुल है, या उसमें क्या त्रुटि है, क्या कमी है, क्या चीज़ सुधारा जाए। These all things you suggest me, accordingly I will do. Thank you very much.